तो साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं प्रैक्टिकल एरिया के अंदर जो हमारी लैब है। लैब में आज हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे कि पशुओं की ओरिजिनल सर्विस कैसी होती है। उसके अंदर हम गन लोड कैसे करेंगे, गन को कैसे अंदर इंटर करेंगे और कहाँ हम सीमन छोड़ेंगे, इसके बारे में आज बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज़ बताएंगे। और आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको भी पूरी जानकारी हो कि हमारा पशु जो रिपीट होता है उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि सही जगह पर अगर पशु में हम सीमन नहीं रखेंगे तो हमारा पशु ज्ञापन नहीं होगा। तो आज हम पूरा हमारा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे पूरी आपको सर्विक्स दिखा रहे हैं। ये देखो, ये सर्विक्स है जो डॉक्टर साहब इसमें गन कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कितनी जाएगी और सीमन को कैसे इसके अंदर रखा जाएगा, वो सारी आज प्रॉपर जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो भाइयों, किसान भाइयों, देख रहे हो आप लोग, मेरे हाथ में जो बॉडी है ये कंप्लीट बच्चेदानी है। और यहाँ पे इस साइड पे ये आप लोग देख रहे हो, इसके भीतर यहाँ से जो मैंने सर्विक्स डाली है, ये गन डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये गन ये सर्विक्स के भीतर डली हुई है। और ये अंदर कहाँ तक लेके जाते हैं डॉक्टर साहब? इसको हम लोग देखो, ये जो मेरे हाथ में ये पार्ट है करड़ा, थोड़ा सा करड़ा पार्ट होता है जी, इसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं जी। हम लोग नॉर्मली इस गन को अंदर जब लेके जाते हैं जी, इस पार्ट को एट द टाइम ऑफ हीट हम इसको दबाते हैं जी, दबा के इस गन को सीधा करके हम लोग इस सर्वाइकल कैनाल के भीतर से इसको इसके पार लेके जाना पड़ता है। और ये देखो, ये करड़ा पार्ट है, ये भी सर्विक्स का पार्ट है। हम ये करड़ापन जो होता है इसको क्रॉस करके हम सीमन रखते हैं। इसको बिल्कुल क्रॉस करना चाहिए जी, अगर आप लोग अच्छा कंसेप्शन रेट लेना चाहते हो जी। कई बार हमसे ये क्रॉस नहीं हो पाती क्योंकि इसकी जो सर्वाइकल कैनाल है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है जी। टेढ़ी होने के कारण कई बार इसके आगे क्रॉस नहीं हो पाती। तब हम लोग सीमन को इस सर्वाइकल कैनाल के भीतर छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें अक्सर देखा गया है कि उसमें कंसेप्शन रेट पशु का कम रहता है जी। हमारी प्रैक्टिकली कोशिश होती है कि हम लोग इस एआई गन को इस सर्वाइकल कैनाल के भीतर से क्रॉस कर पाएँ और उसके आगे बॉडी ऑफ यूट्रस शुरू हो जाती है। तो हम बॉडी ऑफ यूट्रस में सीमन को डालते हैं, लेकिन बिल्कुल स्लोली डालते हैं, एकदम पिस्टन को प्रेस नहीं करते, बिल्कुल आराम से सीमन को डिपॉजिट किया जाता है ताकि सीमन की लीकेज बिल्कुल भी ना हो। इसके आगे आप लोग देख रहे हो, दोनों ये पार्ट हैं, ये दोनों हॉर्न्स हैं। ये जो मेरे हाथ में अब हैं, दीज आर द टू हॉर्न्स। एक ये हॉर्न है और एक ये हॉर्न है, ठीक है ना। ये हॉर्न और ये हॉर्न, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच वाली जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं जी, ठीक है ना। और ये अलग लेफ्ट हॉर्न हो गया, ये राइट हॉर्न हो गया। ये होते हैं हॉर्न इसके? हाँ जी, ये दोनों हॉर्न्स होते हैं। इसमें तो प्रेगनेंसी का पता लगता है, तो कैसे पता लगता है डॉक्टर साहब? इसमें देखो, ये दोनों बिल्कुल एक समान साइज के हैं। हाँ, ठीक है ना। अगर समान साइज के हैं तो इसके भीतर कुछ नहीं है, ये इज नॉन प्रेग्नेंट केस जी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें बच्चा पलेगा, इसके भीतर बच्चा पलेगा, तो ये अंदर से बच्चे के इर्द गिर्द जेर बननी शुरू हो जाती है। बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी के जो बैग्स आते हैं, पानी का पहला बैग और पानी का दूसरा बैग, उस जेर के साथ साथ पानी के बैग्स भी बढ़ने लगते हैं। मतलब साइज बढ़ जाएगा तो उसका साइज उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चे का आकार बढ़ता है, बच्चे का विकास होता है, उसी हिसाब से इसके इर्द गिर्द जेर भी बढ़ती है और जेर के साथ साथ उसके अंदर पानी का विकास भी ज़्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे तीनों चीज़ें बढ़ती हैं उसी हिसाब से बच्चेदानी का साइज़ भी बढ़ता है। हम नॉर्मली सेकंड मंथ, तीसरे महीने, चौथे महीने और कई बार 5वें महीने तक भी हम लोग इस बात से प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर पाते हैं कि इसका बच्चेदानी का साइज़ कितना हो चुका है। लेकिन 5वें महीने के बाद ये अक्सर देखा गया, ये बच्चेदानी अपने बच्चे के भार के कारण ये पेल्विक कैविटी से आगे एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है जी। जब एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है तो तब ये काफ़ी नीचे चली जाती है। तब हम लोग बाहर से इस हॉर्न्स को पैल्पेट नहीं कर पाते, इसको पर रेक्टम पैल्पेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग जो खून की सप्लाई माँ से बच्चे को जाती है, उस खून की सप्लाई की पैल्पेशन चेक की जाती है कि कितना खून, कितनी तीव्र गति से खून माँ से बच्चे को जा रहा है। उसकी पैल्पेशन से हम लोगों को पता चलता है कि यह 6ठे महीने की प्रेगनेंसी होगी या 7वें महीने की होगी या 7वें महीने के बाद की होगी।
लेकिन 7वें महीने के बाद फिर वही बच्चा जो आगे चला जाता है दोबारा फिर वापस आना शुरू हो जाता है, और तब हम उसके जो फीटल पार्ट्स हैं, उसके जो अलग अलग शरीर के हिस्से हैं, उसके बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। तो उसके पता लगने से हम लोगों को प्रेगनेंसी का 7वें महीने के बाद हम लोग फीटल पार्ट्स को महसूस करते हैं। और ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, ये ध्यान से देखो, ये छोटी सी है, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड की ओवरी है जी, ठीक है ना, यहाँ से अंडे बनते हैं, ठीक है ना, और अंडे बनने के साथ अंडे पैदा होते हैं। और अगर आप लोग तो बहुत दूर से बैठे हो, इसके ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है ना, इन गड्ढों के भीतर से हमेशा एक अंडा पैदा होता है। जब 21 दिनों के बाद पशु हीट में आता है तो इस गड्ढे में से एक अंडा पैदा होगा, एक गड्ढा मैच्योर होगा जिसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं, और मैच्योर फॉलिकल को हम लोग ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। उसमें हमेशा 21 दिनों के बाद एक अंडा पैदा होता है। जो लेफ़्ट साइड की ओवरी है, पर इसमें हमारे राइट साइड की ओवरी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इनसे अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे की इस पशु में हॉर्न्स कैसे होते हैं और कैसे नहीं। जैसे डॉक्टर साहब आप एआई करते हैं पशु की, हाँ जी, अपने पास ये ओरिजिनल सर्विक्स है, हाँ जी, इसमें सर्विक्स से भी कुछ हिट का पता लगता है क्या भाई, टाइट, नरम, सॉफ्ट, कोई ऐसा कुछ? नहीं, देखो ज़्यादातर तो हम लोग जब भी यही करते हैं, हम लोगों को सर्विक्स की बजाय हम लोगों को हमेशा बच्चेदानी को पकड़ना चाहिए जी। क्योंकि अगर बच्चेदानी में जब भी आप लोगों ने यही करनी है, इस बात का ख्याल रखिए कि पहले उस पशु की प्रेगनेंसी चेक कीजिए, क्योंकि कई बार नॉर्मली कई ऐसी गायें हैं, दोगली गायें स्पेशली, जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी हीट में आती हैं जी। और दूसरी बात, अगर आप लोग प्रेगनेंसी चेकअप नहीं करोगे तो आप लोग कई बार ऐसी केसेस में मार खा जाओगे, क्योंकि कई बार अक्सर ही ऐसा होता है, गायें प्रेग्नेंट भी होती हैं और फिर भी 21 दिनों के बाद वो बोल पड़ती हैं। पहले प्रेगनेंसी चेक करो, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर आप लोग दोनों हॉर्न को चेक कीजिए। दोनों हॉर्न बिल्कुल समान साइज़ के होंगे, और समान साइज़ में फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, टर्जिडिटी ऑफ द यूट्रस, कि यूट्रस की टर्जिडिटी कितनी है और यूट्रस की टोन कितनी है। हीट वाले दिन जब ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है तो इस यूट्रस की जो टोन है, जो उसकी चाल है, जो उसकी कंट्रैक्शंस हैं, वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि हीट के समय ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है और वो बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस को बढ़ाता है। तो हीट वाले दिन आपके हाथ से ये यूट्रस कई बार स्लिप करता है अपनी कंट्रैक्शंस के कारण। तो हम लोग हीट वाले दिन स्पेशली बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस को देखा जाता है, उसकी टोन को स्टडी किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो सर्विक्स है, नॉर्मली मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा थिकर पार्ट है, थोड़ा सा फर्म पार्ट है, ये भी थोड़ा सा उस दिन रिलैक्स होता है, और रिलैक्स होने से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये पशु हीट में है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसकी जो यूट्रस है उसको मसाज करते हैं पर रेक्टम हाथ में डाल के, तो सर्वाइकल कैनाल के भीतर से और वजाइना के भीतर से वल्वा के जरिए वो डिस्चार्ज बाहर आता है। उस डिस्चार्ज को हम देखते हैं, वो डिस्चार्ज हमेशा चमकदार और ट्रांसपेरेंट चाहिए, लेकिन उसमें किसी तरह की बदबू नहीं चाहिए और इसमें किसी तरह का कोई रंग नहीं चाहिए। अगर उसमें रंग है तो ये इंडिकेशन है कि ये जो सीमन है, ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है, इसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। और अगर इसका कोई बदबू आ रही है तो फिर भी जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो तब आप लोगों को यही करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए जो आप लोगों के लिए ज़्यादा लाहेबंद रहेगा। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और भी अगर कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आज हमारे इस जो वीडियो इसके कमेंट में ज़रूर डाल लें, ताकि हम अगली वीडियो उस पर बनाएं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।